जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ फिर हम लोग साथ हैं। तो आज का इकोनॉमिक्स में हमारा बहुत लेटेस्ट टॉपिक है और जिस पर बार बार बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और नेशनल मीडिया में इस बात को चर्चा का विषय बना हुआ है कि कोविड-19 के बाद विश्व की अर्थव्यवस्थाएं किस मुकाम पर पहुंचेंगी या अर्थव्यवस्थाओं का जो गिरना है वह किस हद तक देशों को प्रभावित करेगा और यह वास्तव में एक किस प्रकार की परिस्थिति निर्मित करेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्थिक मंदी या अर्थव्यवस्थाओं पर वैश्विक संकट। ये यूपीएससी स्टेट पीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, जब हम मंदी की बात करते हैं तो मंदी के बारे में हमारे सामने केवल एक ही चित्र सामने आता है और जिसे हम साधारण भाषा में रिसेशन कहते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, रिसेशन मंदी का केवल एक अवस्था है, केवल एक प्रकार है। वास्तव में एक अर्थव्यवस्था में मंदी के लिए कई प्रकार की परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, कई अवस्थाएं होती हैं, जिनमें से रिसेशन भी एक अवस्था है। परंतु मंदी एक बहुत वाइड कंसेप्ट है और आज के टॉपिक में हम यही देखने वाले हैं कि मंदी की अवस्थाएं क्या होती हैं, मंदी कितने प्रकार की होती है और मंदी को दूर करने के लिए सरकार की क्या पॉलिसियां होती हैं, क्या नीतियां सरकार लेकर आती हैं, जिसमें आप मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे और सरकार इसे इम्प्लीमेंट कैसे करती है, एक अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाती है। ये बहुत बर्निंग इशू है जो वर्तमान में विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं इससे प्रभावित हैं और ऐसा माना जा रहा है कि विश्व में बहुत भयंकर मंदी, जो कि 1930 जिस प्रकार से 1930 में मंदी आई थी, इसी प्रकार की मंदी का सामना इस बार विश्व कर सकता है। यहाँ पर वर्तमान में एक कोविड-19 की वजह से जहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चौपट हुआ है, वहीं उसके बाद एक देश के अंदर जो एक क्लोज्ड इकोनॉमी देश भी हुआ करते थे, वह भी इससे प्रभावित हुए हैं, जिसका संभवतः कारण लॉकडाउन जैसी अवस्थाओं को माना जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और देखते हैं। सबसे पहले मंदी। मंदी वैसे उस अवस्था को कहा जाता है जहां पर उत्पादन गिरने लगे, अर्थात ऐसा माना जाता है ग्रोथ रेट गिरने लगे, या साधारण भाषा में कहें तो जो मुनाफे हैं, मुनाफों की दर धीमी होने लगे। लेकिन ये वास्तव में ये इसका एक पक्ष है। मंदी को समझने के लिए वास्तव में हमें 5 प्रकार के कंसेप्ट को समझना होता है। तो जहां पर मंदी की जो अवस्थाएं हैं वो 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहले जो एक अवस्था मानी जाती है तो वह है स्लो डाउन। स्लो डाउन स्लो डाउन वास्तव में मंदी की वह प्रारंभिक अवस्था है जिसमें मंदी का प्रारंभ माना जाता है। आप इसको समझिए, कोई व्यक्ति 100 रुपए का लाभ कमाता है, अगली तिमाही में इसका लाभ 90 रुपए बचता है, तो ये वास्तव में इसकी स्लो डाउन की कंडीशन की ओर बढ़ रहा है, या स्लो डाउन आ गया है। स्लो डाउन में आपको एक बात स्पेशल ध्यान रखना होगा कि स्लो डाउन में ग्रोथ रेट नेगेटिव नहीं होती, अर्थात लाभ तो होता है लेकिन लाभ कम हो जाता है, अर्थात अभी नुकसान होना शुरू नहीं हुआ है, अभी लाभ हो रहा है लेकिन लाभ की मात्रा घट गई है। तो देखो, आपको एक चीज समझना पड़ेगी कि मंदी को नापने के लिए सरकार तिमाही का शब्द का प्रयोग करती है, यानी एक वर्ष में हम यहाँ पर 4 तिमाही को लेकर चलते हैं। जैसे भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो वित्तीय वर्ष होता है, इसको 4 तिमाही में बांट के रखा है। जैसे अप्रैल, मई और जून, ये 3 माह की एक तिमाही है और मंदी को एक दिन के आधार पर काउंट नहीं किया जाता बल्कि इसको तिमाही में काउंट करते हैं। तो यदि किसी तिमाही में पूरी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट कम हो जाए तो वह अवस्था स्लो डाउन कहलाती है, लेकिन यह ग्रोथ रेट वास्तव में सकारात्मक होती है। इसमें केवल मुनाफे कम होते हैं, अभी नुकसान प्रारंभ नहीं होता है। इसकी जो दूसरी अवस्था है इसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन वास्तव में स्लो डाउन की आगे की अवस्था है। इसमें यह कहा जाता है कि किसी वर्ष की एक तिमाही में ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाए। इसमें सकारात्मक थी लेकिन लाभ कम हो रहे थे, इसमें लाभ नहीं हो रहा है बल्कि परिस्थिति लाभ से नीचे पहुंच गई है, अर्थात किसी एक तिमाही में यहां पर ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई। अब देखिए, इस तिमाही की ग्रोथ रेट हम काउंट किससे करें या तुलना किससे करें, तो वास्तव में ये वित्त वर्ष का पिछले वित्त वर्ष की तिमाही से काउंटिंग करते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, जैसे 2020-21 जिसका प्रारंभ 1 अप्रैल से हुआ, तो अप्रैल, मई और जून की जो तिमाही है इसकी हम जो तुलना है वो 2019-20 की तिमाही से करेंगे। अर्थात इसमें यह कहा जाता है, इसको हम 4 प्रकार के उसमें बांटा गया है।
ये तिमाही है। तो यहां पर अच्छा, इसकी तिमाही की गणना तुलना हम इस तिमाही से करेंगे, अर्थात इस माह इस तिमाही में जो ग्रोथ रेट रही है इसकी तुलना पिछले वर्ष की तिमाही से करेंगे। यदि वहां पर इसकी ग्रोथ रेट नेगेटिव आती है तो हम इस कह सकते हैं कि वास्तव में अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति बनी हुई है। इसके बाद अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन के बाद की स्थिति, इसमें अब यहां से बाद में जो तीसरी स्थिति है उसे कहा जाता है रिसेशन। वास्तव में जो साधारण भाषा में हम एक रिसेशन शब्द का प्रयोग करते हैं मंदी के लिए किया जाता है, लेकिन वास्तव में रिसेशन तो तीसरी अवस्था होती है। लेकिन हम साधारणतः बोलचाल भाषा में रिसेशन शब्द का ही प्रयोग अधिकांश किया जाता है स्लो डाउन या कॉन्ट्रैक्शन के स्थान पर। लेकिन वास्तव में रिसेशन तीसरी अवस्था होती है जहां पर इसकी ये माना जाता है कि जब किसी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट निगेटिव तो होती है लेकिन एक तिमाही नहीं, इसकी अगली तिमाही पर भी यह प्रभावी हो जाए, एक से ज्यादा तिमाही पर। हालांकि यह बात 2, 3 या फिर 4 किसी भी तिमाही पर जितनी आगे होती जाएगी तब भी उसे रिसेशन ही कहा जाएगा कि इस वर्ष किसी तिमाही की जो ग्रोथ रेट जो पिछले वर्ष की जो तिमाही थी यहाँ 100 थी और यहाँ पर यह 97% हो गई। इसका अर्थ यह है कि ये 100 से निगेटिव में तो हुई है, ये नकारात्मक में हुई है, 3% नकारात्मक प्राप्त हुआ है, तो यह कॉन्ट्रैक्शन है। परंतु इसी अवस्था जब एक से ज्यादा तिमाही पर होने लगे तो यह वास्तव में रिसेशन हो जाता है। तो रिसेशन वास्तव में कॉन्ट्रैक्शन की ऐसी अवस्था है जो आगे कई तिमाहियों पर लागू हो जाती है। इसके बाद हम इसकी चौथी अवस्था को समझते हैं। मंदी की जो चौथी अवस्था है इसे कहा जाता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन यह वास्तव में एक अर्थव्यवस्था के लिए काफी गंभीर स्थिति होती है। यह वास्तव में रिसेशन के आगे की परिस्थिति है। इसमें मंदी के साथ साथ अर्थात रिसेशन के साथ साथ डिफ्लेशन होने लगता है। डिफ्लेशन इसका अर्थ है वस्तुओं की कीमतें गिरना। वस्तुओं की कीमतें गिरना। जहां किसी अर्थव्यवस्था में रिसेशन के साथ साथ वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होने लगे तो वह वास्तव में डिफ्लेशन कहलाती है। ये सबसे गंभीर परिस्थिति होती है। इस अर्थव्यवस्था को ही कई बार इस भाषा में स्टैगफ्लेशन भी कहा जाता है। स्टैगफ्लेशन हालांकि उस परिस्थिति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां पर मंदी के साथ साथ जहां अर्थव्यवस्था जीडीपी नीचे की ओर जा रही हो, गिर रही हो और मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो। जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ रही हो और जीडीपी नीचे की ओर जा रही हो तो वह अवस्था स्टैगफ्लेशन कहलाती है। लेकिन डिफ्लेशन में वस्तुओं की कीमतें गिरती हैं। यह भी कुछ दोनों में बहुत कुछ समानताएं पाई जाती हैं। जब वस्तुओं की कीमतों में गिरावट होती है तो वास्तव में बेरोजगारी बढ़ने लगती है और इससे बेजिक स्टिकनेस इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहा जाता है बेजिस स्टिकनेस, अर्थात मजदूरी चिपक जाती है। लोग बेरोजगार होने लगते हैं और बेरोजगार होने से उनके पास मुद्रा का अभाव हो जाता है और इसकी वजह से जब क्रय शक्ति नहीं होती है तो उत्पादन गिरता है और उत्पादन गिरने से वस्तुओं की कीमतें भी गिरने लगती हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण मांग से होता है। जब व्यक्ति का बेरोजगार होगा तो बेरोजगार व्यक्ति के पास क्रय शक्ति नहीं होगी और वह परचेज नहीं कर पाएगा। जब परचेज नहीं करेगा तो वस्तुओं की कीमतें अचानक से गिरने लगेंगी और एक अर्थव्यवस्था के लिए यह सबसे गंभीर परिस्थिति होती है जिसे हम डिफ्लेशन कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे मंदी के संबंध में पांचवा जो हमारा कंसेप्ट है इसे कहा गया मेल्ट डाउन। मेल्ट डाउन हालांकि यह एक ज्यादा प्रभावित नहीं करता है क्योंकि इसका संबंध केवल शेयर मार्केट से होता है। इसका अर्थ ये कहा जाता है कि जब वित्त बाजारों में भारी गिरावट होती है, जब वित्त बाजारों में भारी गिरावट होती है तब मेल्ट डाउन की परिस्थिति निर्मित होती है।
हालांकि ऐसा कई बार देखा गया है कि वित्त बाजारों में गिरावट कई बार सरकार बदलने से या अंतरराष्ट्रीय किसी परिस्थिति की वजह से भी हो जाती है। तो अर्थव्यवस्था में एक केवल एक क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो इसका संबंध केवल वित्त बाजारों से होता है। ये अर्थ एक मंदी को नापने के लिए या मंदी की अवस्थाओं को जो हमने 5 प्रकार की पढ़ी हैं, वास्तव में ये पूरी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। अब सरकार इनसे निपटने के लिए किस प्रकार की योजना बनाती है, यह हम एक अलग प्रोग्राम में पढ़ेंगे। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो मंदी है, मंदी की 5 अवस्थाएं हमने देखी। सबसे पहली अवस्था इसमें स्लो डाउन थी, जहां पर जो वृद्धि दर थी वह पॉजिटिव थी लेकिन गिर रही थी, अर्थात मुनाफे कम हो रहे थे। दूसरी जो अवस्था थी वो कॉन्ट्रैक्शन थी, जिसमें ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाती है, लेकिन यह केवल एक तिमाही पर होती है। इसकी जो तीसरी अवस्था थी वह वास्तव में रिसेशन थी, जब नेगेटिव ग्रोथ रेट एक से ज्यादा तिमाही पर हावी होने लगे, और जब ग्रोथ रिसेशन बढ़ने के साथ साथ जब वस्तुओं की कीमतें भी गिरने लगे तो यह वास्तव में डिफ्लेशन कहलाती है, और यह सबसे गंभीर परिस्थिति होती है। इसमें मुद्रास्फीति बढ़ती है और वस्तुओं की कीमतें कम होने लगती हैं, और इसमें वेजेस स्टिकनेस सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पाई जाती है, अर्थात बेरोजगारी फैलने लगती है। और जो 5वीं अवस्था थी तो इसमें एक आ गया कि मेल्ट डाउन, जो कि वित्त बाजारों में भारी गिरावट देखी जाती है, तो यह वास्तव में यह भी अर्थव्यवस्था में मंदी का एक कारण है। अब हमें ये देखना है कि सरकार इन मंदियों से निपटने के लिए क्या पैकेज लाती है, क्या प्रोग्राम चलाती है। तो अभी हम अब समझते हैं कि सरकार वास्तव में इस मंदियों को निपटने के लिए किस प्रकार की नीतियों का निर्माण करती है। तो दोस्तों हमने देखा आर्थिक मंदी। जब आर्थिक मंदी जब अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लेती है तो सरकार उसके लिए क्या प्रोग्राम लाती है, क्या नीतियां बनाती है, जिस वजह से सरकार फिर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके। तो इसके लिए सरकार जो एक नीतियों का एक पैकेज बनाती है, उसे एक शॉर्ट शब्द में स्टिमुलस कहा जाता है। हालांकि इसका अर्थ कुछ यूं लगाते हैं, इसको धक्का देना। एक अर्थव्यवस्था का जब पहिया जाम हो जाता है, रुक जाता है, तो सरकार इसमें धक्का देती है, और इसे तकनीकी भाषा में स्टिमुलस कहा जाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो स्टिमुलस वास्तव में मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, वास्तव में स्टिमुलस मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति का मिलाजुला रूप होता है, जिसमें सरकार पूरी तरह से ये कोशिश करती है कि किसी भी प्रकार से उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, मांग को बढ़ावा दिया जाए, और लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ी, क्योंकि क्रय शक्ति बढ़ने से ही मांग बढ़ेगी। तो सरकार इसके लिए मुद्रा का प्रसार मार्केट या बाजार की तरफ करती है, इसी को स्टिमुलस कहा जाता है। लेकिन सरकारें अकेली नहीं करती, इसमें एक वास्तव में सरकार अपने सभी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग इस चीज में करती है। जैसे सरकार के पास 2 प्रकार की नीतियां होती हैं, एक मौद्रिक नीति और एक राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति को सरकार की तरफ से आरबीआई संचालित करता है, और फिजिकल पॉलिसी राजकोषीय नीति को सरकार स्वयं या सरकार का वित्त मंत्रालय इसको इम्प्लीमेंट करता है। अब इसमें किस प्रकार से स्टिमुलस लाया जाता है, इसमें क्या प्रोग्राम होते हैं, तो हम इसको समझते हैं। देखिए, सरकार स्टिमुलस जो पैकेज लेकर आती है, इसमें 2 प्रकार की नीतियां होती हैं, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति को मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति को फिजिकल पॉलिसी कहा जाता है। इसको इंप्लीमेंट करने का काम आरबीआई करता है, और इसे स्वयं सरकार करती है, अर्थात सरकारों के मंत्रालय इसको इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए, होता क्या है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मुद्रा से जुड़ा होता है। सरकार प्रयास करती है कि मुद्रा या तरलता का विस्तार मार्केट की ओर हो, बाजार की ओर हो, अर्थात जनता के हाथों में पहुंचे। तो इसमें आरबीआई इसमें 2 प्रकार की नीतियां लेकर आती है। सबसे पहली जो नीति है, इसमें आरबीआई का प्रयास होता है कि मुख्य रूप से इंटरेस्ट रेट को कम करना, अर्थात ब्याज दरों को कम करना। और दूसरा इसमें सरकार जो काम करती है उसको बोलते हैं तरलता का विस्तार करना। तरलता का विस्तार करना, तरलता का विस्तार करने के लिए जो सरकार है इसमें बॉन्ड खरीदती है, बॉन्ड खरीदना। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को लागू करने के समय में 2 प्रकार की नीतियां लागू करता है। पहला, ब्याज दर को कम करता है। इससे होता क्या है, ये समझिए आप, ये काफी महत्वपूर्ण है ये। तो इंटरेस्ट रेट को कम करने से अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे, इसके लिए आप समझिए कि वास्तव में इंटरेस्ट रेट का बढ़ना और इन्वेस्टमेंट का बढ़ना दोनों में उल्टा फलन होता है, अर्थात नेगेटिव फंक्शन होता है।
यदि अर्थव्यवस्था में इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाएगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, यदि इंटरेस्ट रेट कम होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होते हैं अधिकांश व्यापारी या उद्योगपति अब लोन आधारित जब किसी उद्यम की स्थापना करते हैं तो वह प्रयास करते हैं कि कम इंटरेस्ट रेट पर उन्हें लोन प्राप्त हो सके। जब उधार की दर या इंटरेस्ट की रेट या ब्याज दर अधिक होती है तो उद्योगपति अधिक लोन लेने से प्रायः बचते हैं, इससे निवेश कम हो जाता है। परंतु जब सरकार इंटरेस्ट रेट कम करती है तो लोन को बढ़ावा मिलता है और अर्थव्यवस्था में एक मुद्रा का प्रवाह होता है और इससे निवेश बढ़ते हैं और निवेश बढ़ने से वास्तव में मांग बढ़ती है और उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ता है तो रोजगार बढ़ता है और रोजगार बढ़ने से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है और जब लोगों के पास क्रय शक्ति बढ़ेगी तो वह खरीदेंगे, जब वो खरीदारी करेंगे तो उसे समग्र मांग को बढ़ावा मिलेगा। इसमें जो दूसरा जो है तरलता का विस्तार, इसमें आरबीआई प्रयास करता है कि तरलता का विस्तार अर्थव्यवस्था की ओर हो। इसका मुख्य जो इंस्ट्रूमेंट है वो था बॉन्ड खरीदना। यहाँ आपको बॉन्ड को समझना पड़ेगा। बॉन्ड वास्तव में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें कोई बैंक ये दावा करता है या ऐसा प्रॉमिस करता है कि वो एक समय के बाद जो बॉन्ड नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है इसे पुनर्खरीद के वादे के आधार पर देता है और एक समय के बाद इसे वापस लेगा और बदले में उसे ब्याज उस व्यक्ति को दिया जाएगा। जब सरकार बॉन्ड बेचती है तो लोग इसे खरीदते हैं और पैसा सरकार के पास पहुंचता है या आरबीआई के पास पहुंचता है। लेकिन जब सरकार या आरबीआई बॉन्ड खरीदता है तो उसके बदले में लोगों को ब्याज के साथ पैसा देता है। इससे तरलता का विस्तार होता है और इसे तकनीकी भाषा में क्वांटिटेटिव ईजिंग कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या होता है, तो वास्तव में तरलता विस्तार का एक माध्यम है जिसमें बॉन्ड खरीदना प्रमुख होता है। इसमें बचत पत्र वगैरह का भी इसमें आप शामिल किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम ये वास्तव में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी। इसी में अगर हम बात करें तो सरकार की राजकोषीय नीति है, इसमें सरकार 3 प्रकार के प्रयास करती है। इसमें सरकार सबसे प्रमुख खर्चे बढ़ाती है, खर्चों में वृद्धि। सरकार के खर्चे अधिक होने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह होता है। जो दूसरी चीज है, इसमें सरकार करों की दरें कम करती है, करों की दर में कटौती। इसमें जो तीसरी अवस्था है और सरकार निवेश सब्सिडी देती है। जहां सरकार का या सरकारी जो मंत्रालय होते हैं वह राजकोषीय नीति लेकर आते हैं, फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। इसमें सरकार के 3 मुख्य फंक्शन होते हैं। एक, सरकार खर्चों में वृद्धि करती है, दूसरा करों की दरों में कटौती करती है, तीसरा निवेश सब्सिडी करती है। तो दोस्तों इसको समझते हैं, एक प्रकार से काम करती है। सबसे पहला जो सरकार का फंक्शन है खर्चों में वृद्धि करना। खर्चों में वृद्धि से आशय है कि सरकार किसी योजना के थ्रू या किसी योजना के द्वारा जनता में धन का विस्तार करना चाहती है। उदाहरण के लिए आप ये समझिए कि जब सरकार किसी अवस्था में, या मनरेगा उदाहरण के लिए समझिए, जब सरकार मनरेगा जैसी किसी योजना के तहत रोजगार उत्पादन करने का प्रयास करती है तो यहाँ पर सरकार अपने खर्च बढ़ा देती है, जो खर्च सामाजिक सेवाओं पर हो सकते हैं या इंफ्रा जैसी सेवाओं पर भी हो सकते हैं। तो जब सरकार जैसे मनरेगा में उसने खर्च बढ़ाने के लिए प्रयास करती है, इससे 2 प्रकार के फायदे होते हैं। पहला, देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है और दूसरा, लोगों के पास रोजगार होता है और उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। अर्थात तरलता का विस्तार जनता में होता है या अर्थव्यवस्था में होता है। करों की दर में कटौती को मुख्य रूप से प्रत्यक्ष करों की दरों में कटौती को महत्व अधिक दिया जाता है, हालांकि इसका संबंध अप्रत्यक्ष करों से भी होता है। इसको आप यूं समझिए, जब सरकार अप्रत्यक्ष करों की दर में कटौती करती है तो वस्तुओं की मूल्य कम हो जाता है और वस्तुओं का मूल्य कम होने से यहाँ सरकार, जनता मांग को बढ़ावा देती है, अर्थात सस्ती वस्तुओं को खरीदने की प्रवृत्ति जनता में पाई जाती है। और दूसरा, प्रत्यक्ष करों में कटौती करने से जनता की उपभोग की आय बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए आप यूं समझिए, यदि प्रत्यक्ष कर की रेट जहां 30% है, सरकार इसे 20% कर देती है, तो ये 10% की जो कटौती की गई है, वास्तव में यह पैसा जनता के पास रह जाएगा और जनता इसे उपभोग के लिए खर्च करेगी और इससे अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा मिलेगा और मांग से उत्पादन बढ़ता है।
और जो पहिया है अर्थव्यवस्था का वह पुनः घूमने लगता है। तीसरी जो चीज है वो है निवेश सब्सिडी। कई बार ऐसा होता है कि ब्याज दरें कम करने के बाद भी निवेश नहीं बढ़ता है। इसी परिस्थिति को आप यूं समझिए, कभी ब्याज दर बराबर रहने पर भी निवेश बढ़ाया जा सकता है और सरकार इसके लिए निवेश सब्सिडी देती है। यानी कि बढ़ी हुई इंटरेस्ट की रेट पर भी निवेश सब्सिडी के द्वारा सरकार निवेश को बढ़ावा देती है। इसको आप यूं समझिए, एक व्यापारी है, यदि इसे सब्सिडी दी जाती है तो वह ऊंची ब्याज दर होने के बाद भी यह निवेश करने का प्रयास करेगा। तो उसके द्वारा जब निवेश किया जाएगा तो निवेश करने के बाद उत्पादन प्रारंभ होगा और उत्पादन में यहाँ रोजगार क्रिएट होगा और रोजगार क्रिएट होने से लोगों के पास धन का विस्तार होगा और धन का विस्तार होने से यहाँ वस्तुगत मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर लाई जा सकेगी। तो वास्तव में स्टिमुलस एक ऐसा मिला जुला पैकेज होता है जो सरकार मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी दोनों के माध्यम से इसको अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास करती है। बार बार एक शब्द और प्रयोग किया जाता है, बेल आउट। कभी कभी स्टिमुलस की जगह कुछ लोग डेल आउट शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु वास्तव में डेल आउट स्टिमुलस से थोड़ा अलग होता है। डेल आउट विशेषतः किसी स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए होता है या स्पेसिफिक किसी सेक्टर के लिए होता है, जबकि स्टिमुलस पूरी समग्र अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, पूरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास होता है। डेल आउट का आप यूं समझिए, यदि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मंदी आ जाती है तो सरकार केवल एक सेक्टर में मंदी को दूर करने के लिए डेल आउट का प्रयोग करती है या उस क्षेत्र में स्पेशली सरकार मुद्रा का प्रसार करती है या ऐसी नीतियां बनाती है जिसमें उस क्षेत्र की मंदी को दूर किया जा सके। परंतु स्टिमुलस वास्तव में पूरी अर्थव्यवस्था को कवर करता हुआ पूरी अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने का एक प्रयास होता है। इसी में वर्तमान में एक और शब्द जो बार बार सुर्खियों में आ रहा है वह हेलीकॉप्टर मनी। वास्तव में इसको आप समझें तो हेलीकॉप्टर मनी ऐसी मनी होती है जिसे हेलीकॉप्टर से डाला जाता है। जैसे वर्तमान में कोविड-19 की वजह से सरकार इस मंदी को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए या लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए या ये कहें कि सामाजिक रिफॉर्म के लिए, सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए सरकार बचत खातों में या ऐसे खाते जो जनधन योजना के तहत खोले गए जिनकी मतलब महिला धारक हो, उनको 500 रुपये प्रति माह 3 माह के लिए दिए जाने का सरकार ने एक प्रस्ताव किया। इसका कोई आधार नहीं, इसमें सरकार बदले में किसी चीज की उम्मीद नहीं कर रही, और ना ही ये सब्सिडी है। सरकार यहाँ पर हेलीकॉप्टर मनी के माध्यम से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हालांकि इसका उद्देश्य वास्तव में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना नहीं बल्कि एक सामाजिक आर्थिक सुधार है, एक सामाजिक जहां पर लोगों को, जहां उनके रोजगार खत्म हो रहे हैं वहां उनकी जीविका निर्वाह के लिए एक सरकारी प्रयास है। तो हेलीकॉप्टर मनी भी वास्तव में स्टिमुलस जैसा ही एक भाग होता है, वो इसी के अंतर्गत आता है जिसमें सरकार तरलता का विस्तार करती है, लेकिन इसका उद्देश्य वास्तव में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की अपेक्षा लोगों में सामाजिक आर्थिक सुधार करना अधिक होता है। जहां जिन लोगों के पास जीविका का साधन खत्म हो चुका है तो उनके लिए एक प्रयास होता है जिसमें सरकार एक सामाजिक न्याय को लाने का प्रयास करती है। तो दोस्तों आज हमने देखा कि आर्थिक मंदी कितने प्रकार की होती है, आर्थिक मंदी किस प्रकार को अर्थव्यवस्था को चपेट में लेती है और सरकार इसके लिए किस प्रकार की नीतियां को लेकर आती है और सरकार का जो पैकेज होता है स्टिमुलस से कैसे काम करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, हम पुनः मिलेंगे एक नई वीडियो में और नई लेक्चर के साथ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद।